हाय स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप देखेंगे कि मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था वो आप पढ़ के आए होंगे, और मैंने लास्ट क्लास में आपको जो पढ़ाया था उसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उसमें मैंने आपको सबसे पहले अंकों के बारे में पढ़ा दिया था, अंक डिजिट क्या होती है। और सेकंड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था नंबर यानी संख्या, संख्या क्या होती है आपकी। इसके अलावा फिर मैंने आपको पढ़ाई थी संख्या रेखा, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, नंबर लाइन। और नंबर लाइन को किस प्रकार से प्रदर्शित किया था मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने आप देखेंगे, बीच में बिल्कुल जीरो था, 1 2 3 और इस तरीके से आपका मान अनंत तक था। यहाँ से -1 -2 -3 -4 और ये भी आपका अनंत तक था। यहाँ पे परिभाषा क्या दी गई थी आप लोगों को, संख्या रेखा क्या होती है, वह रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जा सके संख्या रेखा होती है। और इसके बाद में फिर मैंने संख्याओं के प्रकार आपको पढ़ाए थे, संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में आप लोगों ने पहला प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ लिया था। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक चलती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन के द्वारा यानी बड़े एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में सेकंड जो संख्या हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की बात करी थी हमने, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं वो भी जान लीजिएगा आप लोग। वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक चलती है। या फिर दूसरी परिभाषा ये कहूं कि मैं प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए, 0 को शामिल कर लिया जाए तो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W के द्वारा क्या किया जाता है भाई, प्रदर्शित किया जाता है। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में क्या पढ़ा था, इंटीजर नंबर है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में मैंने आप लोगों को कहा था कि वह संख्या है जिसमें सारी तो धनात्मक यानी प्लस वाली, सारी ऋणात्मक माइनस वाली, जीरो, जीरो जा क्या होता है आपका, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ये तीनों ही धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो अंक सम्मिलित होकर या शामिल होकर या एक साथ होकर आपकी क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या है। इसे हम z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लास्ट क्लास में इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। हम अब पढ़ते हैं आगे की संख्याओं के बारे में, तो थोड़ा डिटेल के साथ में देखेंगे हम। इसके बाद में आप देखेंगे चौथी संख्या। चौथी जो संख्या है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपकी क्या होगी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिभाषा ध्यान से सुनना। परिमेय संख्या वह संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके एवं Q नॉट इक्वल टू 0, जहां PQ पूर्णांक हो। मैं यहां पे परिभाषा लिख रहा हूं, वह संख्याएं जिनको P बटा Q रूप में लिखा जा सकता हो
तथा Q नॉट इक्वल टू 0 एवं PQ पूर्णांक हो परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसको P बटा Q बट्टे के रूप में लिखा जा सकता हो। Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे का जो Q है भाई 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 एवं PQ पूर्णांक हो। PQ पूर्णांक होने का मतलब क्या है? प्लस वाली भी हो सकती है, माइनस वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन आपके सामने है परिमेय संख्याओं के लिए। P बटा Q रूप होना चाहिए, उसके बाद में Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन PQ कैसे होने चाहिए भाई? PQ होने चाहिए आपके पूर्णांक। यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा 5/7, फिर कहा 3/2। यहां आसानी के साथ में समझने की कोशिश करना आप। 3 इसको मैंने कहा P, इसको कहा मैंने Q। क्या पहली कंडीशन मेरी पूरी हो गई है? क्या P बटा के रूप में लिख दिया? हाँ जी, बिल्कुल P बटा Q के रूप में मैंने लिख दिया इसको। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, Q नॉट इक्वल टू कैसा होना चाहिए? 0। क्या 0 है? क्या जी नहीं, 0 भी नहीं है। तीसरी कंडीशन हम चेक करते हैं कि PQ कैसा होना चाहिए? पूर्णांक। क्या पूर्णांक है? क्या हाँ जी, देखिएगा ये 3 है, ये कितना 2 है, ये कैसे? धनात्मक पूर्णांक। फिर आगे एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं -5/8। ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहां इसको P बटा के रूप में लिखा जा रहा है। और Q नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? 0 आ रहा है आप लोगों का। इसके अलावा ये क्या पूर्णांक संख्या है? क्या हाँ, पूर्णांक संख्या है। ऊपर वाली ऋणात्मक पूर्णांक, नीचे वाली धनात्मक पूर्णांक। आगे देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1, 5, -3, 8। ये संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बट्टे के रूप में संख्याएं है ही नहीं, तो फिर परिमेय संख्याएं कैसे होगी? और आपकी परिभाषा के अकॉर्डिंग तो P बटा Q रूप होना चाहिए, लेकिन P बटा Q रूप है ही नहीं है, तो परिमेय संख्याएं भी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको डिटेल से बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे 1 के नीचे क्या मैं 1 लगा सकता हूं? क्या 1 में आप 1 का भाग देंगे, 1 ही है ना, तो यहाँ पे 1 की लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिएगा 5 के नीचे भी ऐसा रहा होगा, यहाँ पे भी -3 के नीचे ऐसा रहा होगा, और 8 के नीचे भी ऐसा रहा होगा। तो आप अगर बिना बटे वाली सिंगल संख्याएं भी देखते हैं तो वो भी आपकी क्या होगी? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। फिर देखिएगा आगे, और यहां पे जैसे मैं आपको कहता हूं कि 0, क्या 0 भी परिमेय संख्या होगी? क्या जी हाँ, 0 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 के नीचे भी कितना रहा होगा? 1, और 0 में आप 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। ओके, फिर आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5/0, 5/0, क्या ये परिमेय संख्या होगी? क्या जी नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या कहती है? वह संख्याएं जिनको P बटा Q रूप में लिखा जा सकता हो। Q नॉट इक्वल टू 0, और PQ कैसा होना चाहिए भाई? पूर्णांक। तो यहाँ पे कंडीशन हम चेक करते हैं, वह संख्याएं जिनको P बटा Q रूप, PQ, ओके, पहली कंडीशन पूरी हो गई, बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है, जी लिख दिया यहाँ पे। Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाले का मान, नीचे वाले हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आपका 0 आ रहा है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आपको देखने को मिलेगी, मैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिख देता हूं। देखिएगा, और यहां पे तो आप देख पा रहे होंगे बट्टे वाली संख्याएं तो है ही है, ये भी बट्टे वाली, ये भी बट्टे वाली, ये भी बट्टे वाली।
इन संख्याओं के बारे में मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है कि ये भी आपकी परिमेय संख्याएं क्यों होगी। लेकिन इन दो प्रकार की संख्याओं को लेकर आपको माइंड में डाउट आ रहा होगा कि ये परिमेय संख्याएं कैसे हो गई। तो यहाँ पे इसको 0.5 को अगर मैं इसका दशमलव हटाऊंगा तो नीचे कितना हो जाएगा 10। तो देखिएगा ये इन संख्याओं को भी मैंने 5/10 के रूप में लिख दिया। तो क्या बट्टे के रूप में लिख दिया क्या? हाँ बिल्कुल लिख दिया। ये P है, नीचे वाला क्या आप लोगों का Q है और Q नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। साथ में PQ कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। हाँ जी बिल्कुल पूर्णांक है। फिर आगे इन संख्याओं के बारे में, ये आपका कैसी संख्याएं हैं? ये वो संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। अशांत होने के साथ साथ बार बार इन दो अंकों की आवर्ती भी हो रही है। तो नेक्स्ट जब आगे हम बढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती क्या होती है, क्या नहीं होती है। और इनको पांचवी संख्या अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर क्या होंगे? अपरिमेय संख्या क्या होगी? वह संख्याएं जिनको p बटा के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। या फिर ये कहूं कि वह संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो परिभाषा मैं आपके सामने लिख देता हूं। वह संख्याएं जिनको p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिएगा आप यहां पे मैंने लिखा √2 वह संख्या है जिनको p बटा q रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आप ये कहोगे कि सर √2 के नीचे आप 1 लगा देंगे तब भी तो √2 ही रहेगा। तो हमने तो इसको p बटा q रूप में लिख दिया। तो देखते हैं p बटा q, ये तो हमने लिख दिया, चलो ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी बात क्लियर हो गई। लेकिन आपने क्या पढ़ा था उसमें कि Q नॉट इक्वल टू 0 होने के साथ साथ PQ कैसे होने चाहिए? आपके पूर्णांक। कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। क्या पूर्णांक संख्याओं में ऐसी कोई रूट वाली संख्या आती है क्या? जी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था परिभाषा में? वह संख्या है जिनको p बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या फिर वह संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हो। परिमेय संख्या नहीं हो क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे आप, जितनी भी रूट वाली है √2, √3, √5, √7, √8 और ये आपकी पाई और साथ में 0, 3, 9, 8, 7, 6, 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी रूट वाली संख्याएं हैं आपकी सारी रूट वाली संख्याएं क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। पाई भी आपका किस में होगा? अपरिमेय होगा। यहाँ पे ये जो संख्या आपको दिख रही है ये संख्या कैसी है? इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अशांत होने के साथ साथ अंकों में बार बार आवर्ती तो नहीं हो रही है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। ये आपका अपरिमेय संख्याओं में ही आएगा। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। दशमलव प्रसार जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तब डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आपको ये अशांत अनावर्ती क्यों कहेंगे आप इस संख्या को, तो हम दशमलव प्रसार में डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को, कहीं आप जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं उन रूट वाली संख्याओं को अपरिमेय संख्या कह दिया। जी नहीं, जैसे √4 है, मैंने लिखा √9 है, √16 है, √25 है, √36 है, √49 है। तो ये सारी आपकी जो संख्याएं हैं
या आपकी अपरिमेय संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी जान ले आप, क्योंकि इसका आसानी से रूट लिया जा सकता है। कितना हो गया 2, इसका कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया 5, इसका कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 7। अब देखेंगे आप कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब तो सारी कैसी संख्या है आपकी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि यदि कोई संख्या बट्टे के रूप में भी नहीं है तो भी वो क्या होगी आपकी परिमेय संख्या है। लेकिन वो परिमेय संख्या होने की तीनों शर्त पूरी करनी चाहिए। क्या शर्तें थी? P बटा Q रूप होना चाहिए। अब बटे में यहाँ पे एक लगा के आप देख सकते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे हाले हर का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। साथ में PQ कैसे होने चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? या तो प्लस होने चाहिए या माइनस होने चाहिए। तो तीनों कंडीशन अगर पूरी करते हैं वो तो क्या होंगे आपकी परिमेय संख्या। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, वह संख्या है जिनको P बटा Q रूप में नहीं लिखा जा सकता हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। रूट वाली संख्याएं वो रूट वाली संख्याएं जिनका आसानी से रूट नहीं लिया जा सकता, और पाई दशमलव प्रसार वाली अशांत अनावर्ती वाली संख्या आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। तो आप इसको उतार लें, लेकिन उतारने के साथ साथ ये जरूर आप समझ लें कि सारी रूट वाली संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं नहीं होगी। कौन सी होगी मैंने आपको सिखा दिया है, और कौन सी नहीं होगी वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो परिमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में डिफरेंस आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इसे आप उतार लें जिससे आसानी रहेगी आप लोगों को। मैं रफ कर देता हूं, आगे पढ़ रहे हैं फिर। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या होगी? वह संख्याएं जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी संख्याएं जो मैंने 5 प्रकार भी आपको पढ़ाए हैं वो सारे के सारे सम्मिलित हो तो क्या कहलाएगी आपकी वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो यहाँ पे बोर्ड पे देखना, आप लोगों में परिभाषा लिख रहा हूं। वह संख्याएं जिनमें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हो वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे यहां पे आप नोट करना, पहली परिभाषा क्या बोली है? वह संख्याएं जिनमें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हो वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। और इसे कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहां पे मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3 और ये आपकी अनंत तक। तो यहां पे आप देखना 1, 2, 3 अनंत तक सारी प्लस वाली संख्या आ गई ना, तो ये आपकी क्या हो गई? प्राकृत संख्या। अब देखो 0 लेते ही आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्या। माइनस वाली ले लेंगे आप तो ये आपकी क्या बन गई? पूर्णांक संख्याएं। बटे वाली आप ले लेते हैं तो ये आपकी क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या। और रूट वाली संख्याएं आप ले लेते हैं तो क्या आपकी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। यानी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप आपका क्या होगा? वास्तविक संख्या।
मैं आपके सामने एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, चित्र बना रहा हूं। उसमें देखिएगा आप लोग, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और इसको मैंने प्रदर्शित कर दिया कैपिटल एन से। कैपिटल एन का मतलब क्या हो गया, आपकी कौन सी संख्या हो गई, ये आपकी प्राकृत संख्या हो गई। फिर देखना यहां पे अगर मैं 0 और शामिल कर देता हूं तो आपकी कौन सी संख्या बन जाएगी, ये पूर्ण संख्या, होल नंबर। फिर देखिएगा मैंने आप लोगों के सामने 1 से प्लस वाली जितनी भी है सारी संख्याएं ले ली, 0 को शामिल कर लिया, माइनस वाली संख्याएं सारी यहां पे ले ली है मैंने। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी इंटीजर्स नंबर, जिसे आप किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। उसके बाद में बटे वाली संख्याएं ले लेंगे आप, 5/7, 4/6, माइनस का 5/4, इस तरीके से संख्याएं हो गई। तो आपकी परिमेय संख्याएं भी हो गई है। फिर यहां पे मैंने रूट वाली संख्याएं भी जोड़ दी हैं और जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। तो देखिएगा यहां पे आप प्राकृत हो गई, पूर्ण हो गई, पूर्णांक हो गई, परिमेय हो गई जिसे क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये आपकी अपरिमेय हो गई जिसे टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये पूरे एक साथ मिलकर आपका क्या कहलाएगी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो डिटेल के साथ में मैंने अच्छे से आप लोगों को सिखा दिया है कि प्राकृत संख्या तो क्या होगी, पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या क्या होगी। आप इनके नोट्स बना ले। आगे की जो प्रश्नावली आपकी आने वाली है उन सभी प्रश्नावलियों में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी संख्याओं का अहम रोल रहने वाला है। तो आप इसके अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से उतारें। और फिर मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे की संख्या पढ़ते हैं। आगे अब देखिएगा सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है, ध्यान से आप परिभाषा को सुने। वह संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित होती है सम संख्याएं कहलाती है। परिभाषा बोर्ड पे लिख देता हूं मैं। वह संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित होती है, या विभाजित को कोष्टक में लिख ले, भाग, विभाजित होती है। अब भाग से मतलब कहीं कुछ और मत निकाल लेना। वह संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित होती है, जिनका भाग जाता है, सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। अब कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि 0 को कभी शामिल किया ही नहीं जाता, लेकिन 0 आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ रहे हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जिनमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। जैसे
यहाँ पे लिखा मैंने 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी प्लस वाली होगी। सम संख्याएं वह संख्याएं जो 2 से पूरी बार विभाजित का मतलब भाग होने से भाग जाता हो, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लस वाली, हमेशा हम तो प्लस वाली देखते हैं जी, माइनस वाली भी आ सकती है, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, वो भी आपकी क्या होगी, सम संख्याएं होगी। उसी प्रकार विषम संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं, वह संख्याएं जिसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे भी माइनस वाली संख्या आपकी आ सकती है, तो आप इसे भी उतार लें जिससे कि मैं आगे की संख्याएं लिख सकूं। आगे संख्याएं देखिएगा, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होगी, वह संख्या जिसमें एक का, स्वयं संख्या का एवं अन्य किसी संख्या का भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने आपको कहा यहां पे 6, यहां पे लिखा 8, क्या आपकी भाज्य संख्या होगी क्या? जी होगी। कैसे? 6 में 1 का भी जाता है, खुद 6 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। मैंने परिभाषा क्या बोली है, वह संख्याएं जिनमें 1 का, स्वयं खुद संख्या का एवं इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, क्या कहलाएगी आपकी भाज्य संख्या। क्या जा रहा है क्या? जी बिल्कुल जा रहा है। 8 में देखेंगे आप 1, 2, 4, 8 जा रहा है। फिर मैंने लिखा 10, 1, 2, 5, 10। फिर मैंने लिखा यहां पे 12 में क्या क्या, 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो गया परिभाषा, वह संख्या है जिसमें एक स्वयं खुद संख्या और किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, आपकी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। तो मैं परिभाषा आपके सामने लिख देता हूं, वह संख्याएं जिनमें एक का, एक का एवं स्वयं संख्या और किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं यहां पे संख्या लिख देता हूं आपके सामने, जैसे 4, 6, 8, 10 और 12 इस तरीके से। फिर आप सोच रहे होंगे क्या 4 से पहले भी संख्याएं थी, क्या वह संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हो सकती है क्या? तो हम चेक कर लेते हैं। 4 से पहले जैसे मैंने कहा 2 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, किसी और अन्य संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी। फिर 3 में भी जा रहा है क्या? 1 और 3, क्या किसी अन्य संख्या का जा रहा है क्या? जी नहीं जा रहा है। तो फिर लिखता हूं 4, क्या 4? अब 4 तो आप देख ही चुके हैं कि 1 का, 2 का, 4 का। तो यहाँ पे परिभाषा की कंडीशन को पूरी कर रहा है, 1 का, 2 का, 4 का भाग जा रहा है, तो 4 क्या होगी आपकी भाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है आपकी? 4। सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 4। फिर उसके बाद में 2 और 3 आपकी भाज्य संख्याएं नहीं है, तो ये संख्याएं किस में काउंट होने वाली, किस में आने वाली है? तो आगे देखिएगा आप, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होगी? वह संख्याएं
वह संख्याएं जिनमें एक का एवं स्वयं यानी खुद स्वयं संख्या का भाग जाता हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है जैसे 3, 5, 7, 11, 13। अब यहां से आप और इसमें 2 भी आप ऐड कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले में 4 से आ रही है, नीचे वाले में 2 से आ रही है संख्याएं। परिभाषा क्या कर रही है? वह संख्या जिनमें एक का एवं स्वयं संख्या का भाग जाता अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां पे 2, 1 और 2 का जा रहा है। 3 में आप देखेंगे 1 का और 3 का जा रहा है। 5 में आप देखेंगे 1 का और 5 का। 7 में 1 का और 7 का। 11 में 1 का और 11 का। 13 में 1 का और 13 का। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या है। फिर एक जो आपका बच गया, एक कहां गया? एक ना तो भाज्य में दिख रहा है ना अभाज्य में दिख रहा है। तो चेक करते हैं कि एक कहां गया आपका। एक के लिए मैं लिखता हूं जैसे एक। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। एक भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या चेक कर लेते हैं। वह संख्या जिनमें एक का, जी एक का जा रहा है, स्वयं संख्या खुद ही है और किसी अन्य का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये आपकी भाज्य तो नहीं होगी। फिर अभाज्य के लिए चेक करते हैं। अभाज्य के लिए क्या कह रहा है? वह संख्या जिनमें एक का एवं स्वयं संख्या का भाग जाता हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कितने गुणनखंड हो गए, यहाँ पे कितने फैक्टर होंगे? 2। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 2। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 2। यहाँ पे तो केवल एक ही होगा। कितना होगा? 1, क्योंकि एक स्वयं भी एक ही है और एक का भी भाग जा रहा है, तो फैक्टर कितना हुआ? 1। तो ये आपकी ना तो भाज्य होगी ना कि क्या होगी? अभाज्य। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या जो होगी आपकी कितनी होगी? 2। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत है तो मुझे आप बताएं। इसके बाद में आप देखिएगा सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं क्या होगी? वह संख्या युग्म या ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। मैं बोर्ड में परिभाषा लिखता हूं। वह संख्या युग्म या ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 और 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1 और 2 आपकी कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि मैंने परिभाषा लिखी वह संख्या युग्म या ऐसी 2 संख्या जिनका एचसीएफ कितना हो? 1। यहां आप देख पा रहे हो कि 1 में केवल 1 का भाग जाता है, 2 में 1 और 2 का। तो देख पा रहे हैं आप कि कॉमन जो आपकी संख्या आ रही है कितनी आ रही है? 1। और ये क्या आपका एचसीएफ ऐसे कितना आ रहा है? 1। तो कैसी संख्या हो गई आपकी? सहभाज्य संख्या। और उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे मैंने कहा 3 और 4, ये भी आपकी सहभाज्य संख्याएं होगी, क्योंकि आप देखें इन दोनों में नोटिस करें 1 का भाग जा रहा है 3 का, 1 का भाग जा रहा है 4 का। तो यहां से 3 और 4 को आपने देखा, 3 में 1 और 3, 4 में 1 और 4, दोनों में उभयनिष्ठ जो आपका गुणनखंड आ रहा है कितना आ रहा है? 1। तो एचसीएफ भी कितना हो जाएगा आपका? 1। तो 3 और 4 कैसी होगी आपकी? सहभाज्य संख्या।
इसी प्रकार 7 और 9 मैंने लिख दिया। फिर आप देख रहे हैं जैसे मैंने लिखा 2 और 4, क्या 2 और 4 सहभाज्य संख्या होगी क्या? परिभाषा के अकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश करते हैं। 2 को आप देखेंगे 2 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 और 2। यहाँ पे इसके 1 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। तो उभयनिष्ठ आप देखेंगे कितना आ रहा है, 1 1 2 2। तो यहाँ पे HCF इसका कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे HCF कितना आ गया 2, जबकि हम देखते क्या है कितना आना चाहिए 1। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, फिर इसके बाद में चौथे नंबर पे परिमेय संख्या, 5वें नंबर पे हमने अपरिमेय संख्या, 6ठे नंबर पे हमने सीखा है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, 7वें पे सीखा आपने सम, 8वें पे सीखा आपने विषम, 9वें पे आपने सीखा है भाज्य संख्या और 10वें पे आपने सीखा है अभाज्य संख्या, 11 पे सीखा आपने सहभाज्य संख्या। तो जितनी आप लोगों के आगे के चैप्टर में, आगे की प्रश्नावलियों में काम में आने वाली संख्या है, उनके बारे में मैंने बेसिक डिटेल्स आपको बच्चे से दे दी है। आगे हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के दशमलव प्रसार। संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं जानते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होता है, वह संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद में संख्याएं आगे बढ़ रही है या रुक गई है, या संख्याएं बार बार आ रही है या बार बार नहीं आ रही है, तो हम क्या कहेंगे उन्हें दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है देखिएगा। दशमलव प्रसार आपका होता है 2 प्रकार का। पहला शांत, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। और सेकंड आपका हो गया अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार भी आपका 2 प्रकार का होता है। यहां से आप देखिएगा, ए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और सेकंड आपका अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो हम आगे क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, दशमलव प्रसार जो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो हम आगे की क्लास में इसको डिटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। जितना मैंने आप लोगों को 2 क्लासों में पढ़ाया है उसको डिटेल से आप पढ़ के आए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।